नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है GKY अजय सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं सतवीर आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत खूबसूरत साइंस का सेशन, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं आज फिजिक्स से। और फिजिक्स में सबसे बेसिक अपन उठाने वाले हैं किसको? तरंग को, है ना। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों कौन सा? तरंग, ठीक है ना। याद रखना, तरंग जिसे अपन कहते हैं दोस्तों वेव। क्या कहते हैं? वेव के नाम से अपन जानते हैं। देखो, कोई सा भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आए हुए पीछे वाले क्वेश्चन उठा करके देख लेना, और एक बार आप मेरे से 2 या 3 दिन लगातार ये थ्योरी पढ़ करके देखना, और फिर आप खुद एनालिसिस करना क्या इस थ्योरी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाहर गया है, और क्या आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो क्या हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी मैं आपको उम्मीद देता हूँ, ठीक है, कि जो भी आप पढ़ोगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा आपने पढ़ा है तो आप करके आओगे, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो याद रखना है कोई भी उस प्रश्न को आपके अलावा नहीं करके आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो टॉपिक है, याद रखना कौन सा? तरंग। कौन सा है? तरंग है। याद रखना दोस्तों, ये जो क्लास है ये आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है ना। क्लास आपको रेगुलर मिलेगी और टाइमिंग रहेगी इसकी 6 से 7। कितनी? 6 से 7, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और जहाँ तक हो सके सबसे ज़्यादा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है ना, ताकि उन बच्चों को जो घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कारणवश कोचिंग की फीस नहीं भर पा रहे हैं या फिर कोचिंग में आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है उस एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम तरंग। तरंग में भी दोस्तों कुछ बेसिक बातें हमें पहले पढ़नी है। जैसे मैं कहूँ कि माध्यम क्या होता है ना। मैं ये कहूँ कि माध्यम क्या होता है, तो आप बता सकते हो माध्यम क्या होता है? क्या आप बता सकते हो माध्यम क्या होता है? दोस्तों, माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है? कमेंट करके बताओ कि माध्यम क्या होता है ना। किसी ने पढ़ा होगा पहले और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा कि माध्यम क्या होता है। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र है आपका जो किससे मिलकर बना है, कोई भी क्षेत्र जो कणों से बना है, जो कणों से बना है, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? बना है, वह क्षेत्र माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र माध्यम कहलाता है। कोई भी क्षेत्र, याद रखना है, कणों से मिलकर बना है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका माध्यम कहलाता है ना। माध्यम कहलाता है, ठीक है। गुरुजी, माध्यम का निर्माण कैसे होता है? तो टेंशन क्यों लेते हो? हम हैं बताने के लिए माध्यम का निर्माण क्यों होता है, माध्यम का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? अवस्थाएं, तो गुरुजी अवस्थाएं तो हमने 3 पढ़ी है। नहीं बच्चों, अवस्थाएं जो है वो कुल 5 होती है। कितनी होती है? कुल 5 अवस्थाएं होती है। गुरुजी 3 ही पढ़ी है, 5 कौन कौन सी होती है? ठीक है ना। तो 5 जो है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आप पढ़ते हो दोस्तों, याद रखना है कौन सी अवस्था के बारे में पढ़ते हो? आप पढ़ते हो ठोस अवस्था। हाँ जी गुरुजी, ठोस तो हमने पढ़ी है, ठीक है। ठोस पढ़ी है तो बच्चों आपने पढ़ी होगी द्रव अवस्था। हाँ गुरुजी, हमने द्रव भी पढ़ी है। बच्चों आपने पढ़ी होगी गैसीय अवस्था। हाँ जी गुरुजी, गैसीय अवस्था भी पढ़ी है। दोस्तों आपने पढ़ी होगी प्लाज्मा अवस्था। गुरुजी ये नाम तो पहले सुना ही नहीं। अरे प्लाज्मा भी अवस्था होती है जब आप किसी गैस को उच्च ताप देकर के आयनित कर देते हो, तो याद रखना है आपके पास में प्लाज्मा अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है,
ठीक है ना। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं इन अवस्थाओं की चर्चा करूंगा, ठीक है ना, इन अवस्थाओं की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बस इतना जानो कि जो अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। अच्छा गुरुजी, इनमें से जो 4 अवस्थाएं जो है ना वो याद रखना कौन कौन सी? द्रव से लेकर के प्लाज्मा तक, यानी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये चारों अवस्थाएं हैं, ये प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक बोले तो प्रकृति में मूल रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक होती है, ठीक है ना। और एक जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो है ये दोस्तों याद रखना है कृत्रिम होती है। कौन सी होती है भैया? ये कृत्रिम होती है, यानी इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, ठीक है ना। बाकी जो है वो प्रकृति में मूल रूप से दोस्तों पाई जाती है। तो गुरुजी ये अवस्थाएं क्या काम करती है? ये अवस्थाएं दोस्तों याद रखना है, ये अवस्थाएं जो होती है वो माध्यम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है मित्रों? माध्यम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है रे? माध्यम का निर्माण करती है प्यारे मित्रों, माध्यम का निर्माण करती है। अवस्थाएं ही माध्यम का क्या करती है? निर्माण करती है। तो आपसे पूछे कोई कि माध्यम क्या चीज है, तो आप बताओगे कि वह क्षेत्र जो कणों से मिलकर बना है वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। और याद रखना है माध्यम का निर्माण है वो अवस्थाओं द्वारा होता है। अवस्थाएं माध्यम का निर्माण कैसी करती है? तो याद रखना है जिस क्षेत्र में ठोस है, जिस क्षेत्र में या आपकी अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था है, तो वहां पर माध्यम जो होगा आपका, तो मित्रों याद रखना है माध्यम कौन सा होगा? ठोस माध्यम होगा। याद रखना ठोस अवस्था किसका निर्माण करेगी रे? ठोस अवस्था माध्यम का निर्माण करेगी। द्रव अवस्था किसका निर्माण करेगी रे? द्रव अवस्था याद रखना द्रव माध्यम का निर्माण करेगी। और याद रखना गैसीय अवस्था है वो याद रखना, प्लाज्मा अवस्था है याद रखना ये गैसीय माध्यम का क्या करती है? गैसीय माध्यम का निर्माण करती है मित्रों। किसका निर्माण करती है? गैसीय माध्यम का निर्माण करती है। आप जब भी इस वीडियो को देखो तो लाइक वाला और शेयर वाला बटन है वो इतना बिजी रहना चाहिए कि बस आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी जो पढ़ने का जज्बा है वो मेरे लिए एक ऊर्जा का वरदान साबित हो और मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करके आऊं और आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट परोसने का मैं काम करूं। ऐसा कंटेंट जो आप एक बार पढ़ गए ना तो आप दुनिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम देना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देना, मैं ये नहीं कह रहा कि 2nd ग्रेड का एग्जाम देना, मैं ये कहता हूं कि RAS का एग्जाम देना, आप चाहे IAS का एग्जाम देना, आप चाहे 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम देना, आप चाहे रेलवे का एग्जाम देना, कोई सा भी एग्जाम देना, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, है ना, ये 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम को छोड़ करके 100% आपको बहुत फायदा मिलेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बने रहना है अंत तक, ठीक है। हाँ, पूरा वीडियो को देखना है। देखो इधर, अब माध्यम का निर्माण हो गया है। किससे हुआ माध्यम का निर्माण? अवस्थाओं से हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, अवस्थाओं से हुआ है। दोस्तों माध्यम के कुछ गुणधर्म होते हैं। माध्यम के क्या हो सकते हैं? माध्यम के गुणधर्म हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखो, कणों की उपस्थिति के आधार पर आपके माध्यम 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? कणों की उपस्थिति के आधार पर माध्यम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। किसकी उपस्थिति के आधार पर? माध्यम में उपस्थित कणों की उपस्थिति के आधार पर, कणों की उपस्थिति के आधार पर माध्यम कितने प्रकार का? उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार। तो याद रखना है माध्यम 2 प्रकार का होता है कणों की उपस्थिति के आधार पर। एक कौन सा माध्यम होगा? एक होगा साथियों आपका सघन माध्यम और एक होगा विरल माध्यम। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आप क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होगा ना तभी आगे के टॉपिक हमारे क्या होंगे? क्लियर होंगे, है ना। तो
क्लास को पूरा देखना है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपको वीडियो के साथ में बने रहना है। मैं कह रहा हूं आपको, ये क्लास आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। मैं पूरी फिजिक्स आपको, पूरी साइंस आपको यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूं, ठीक है ना। एक भी पैसा आपको नहीं भरना है, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, ठीक है ना। याद रखना है, कणों की उपस्थिति के आधार पर माध्यम कितने प्रकार का? माध्यम 2 प्रकार का। कौन कौन सा गुरुजी? देखो, एक तो बच्चों होता है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? एक तो होता है सघन माध्यम, और एक होता है दोस्तों कौन सा माध्यम रे? एक होता है विरल माध्यम। हाँ गुरुजी, पढ़ा है ना गुरुजी, पढ़ा तो है विरल माध्यम। और आप बता भी दोगे कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, लेकिन मैं ये कहूं कि आप मुझे ये बताओ, पानी कैसा माध्यम है? पानी कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है या विरल माध्यम है? आप में से कोई तो बोलेगा गुरुजी सघन माध्यम है। कैसे कह सकते हो सघन माध्यम है? दोस्तों, आपके पास में कल्पना करने के लिए, कल्पना नहीं सॉरी, तुलना करने के लिए दूसरा माध्यम ही इसके पास साथ नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि पानी सघन है या फिर विरल है? इसका मतलब आप सघन किसी भी माध्यम के बारे में उसकी सघनता और उसकी विरलता तभी बता सकते हो जब आपके पास में तुलना करने के लिए दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। और यदि तुलना आप नहीं कर पा रहे किसी दूसरे माध्यम के साथ, तो इसका मतलब वो बात गलत है कि आप उसको सघन कह रहे हो या फिर उसको विरल कह रहे हो, है ना। तुलना कैसे? आप अकेले पानी माध्यम को क्या बता सकते हो, सघन है या विरल है? नहीं बता सकते। तो गुरुजी आप ये बता सकते हो कि अब बताओ गुरुजी, पानी जो है वो वायु की अपेक्षा सघन है या विरल है? तो अब आप बता सकते हो कि गुरुजी पानी सघन है और वायु कैसा है? वायु दोस्तों याद रखना है पानी की अपेक्षा विरल है, पानी की तुलना में कैसा है? विरल है। ये क्या बात हुई गुरुजी? हाँ, बात यही है, अकेले पानी के बारे में आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। हाँ, पानी और वायु तुलना करने के लिए आपसे बोले तो पानी सघन माध्यम है और वायु कैसा है? विरल माध्यम है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप परिभाषित कैसे करोगे? आप परिभाषित करोगे कि गुरुजी ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें, जिसमें कणों की, जिसमें, जिसमें दूसरे या अन्य, जिसमें अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा, अन्य किसी माध्यम की अपेक्षा, जिसमें किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। हाँ गुरुजी, ये बात सही है। यानी एक ऐसा माध्यम जिसके जो कण हैं वो किसी दूसरे माध्यम के कणों की अपेक्षा पास पास है, तो हम ये कहेंगे कि वो माध्यम सघन है। और याद रखना है, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें, जिसमें कण, जिसमें कण किसी दूसरे माध्यम के कणों की अपेक्षा, किसी दूसरे माध्यम में उपस्थित कणों की अपेक्षा, कणों की अपेक्षा दूर दूर है, तो हम ये कहेंगे दूर दूर है, तो वह माध्यम, तो वह माध्यम कैसा माध्यम होगा बच्चों? वह माध्यम विरल माध्यम होगा, वह माध्यम विरल माध्यम होगा। तो समझ गए ना? याद रखना है विरल कौन सा होगा, यानी एक ऐसा माध्यम है जो किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा, उसमें जो कण है वो उस माध्यम की अपेक्षा क्या है? दूर दूर है,
तो याद रखना है, आप कह सकते हो वो माध्यम आपका विरल माध्यम है। और एक ऐसा माध्यम जिसमें जो कण है वो किसी दूसरे माध्यम के कणों की अपेक्षा, याद रखना है, पास पास है, तो हम ये कहेंगे कि वो माध्यम सघन है। तो अब जो वायु है ना, वायु के कण क्या होते हैं? वायु के कण दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और पानी के कण क्या होते हैं? पानी के कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पानी एक सघन माध्यम है और वायु एक क्या है दोस्तों? विरल माध्यम है। वायु कैसा है? विरल माध्यम है, ठीक है ना। आप एक और एग्जाम्पल लेकर भी इसको समझ सकते हो। कैसे? जैसे आपने लिया कांच, क्या लिया भाई? कांच, ठीक है ना, और एक लिया आपने, याद रखना है, पानी। अब देखो पानी वहां पर सघन माध्यम का काम कर रहा था, लेकिन यदि आपसे पूछे पानी और कांच की तुलना की जाए तो कांच कैसा माध्यम? तो आप कहोगे कांच सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? कण किसके पास पास होंगे? तो आप कहोगे कांच के, तो कांच आपका सघन माध्यम होगा। और जो पानी है उसके कण, याद रखना, कांच के कणों की तुलना में दूर दूर होंगे, तो आप कहोगे पानी जो है वो विरल माध्यम है। पानी कैसा माध्यम है रे? पानी विरल माध्यम है लालो। कैसा माध्यम है? पानी विरल माध्यम है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, कांच सघन माध्यम है, पानी विरल माध्यम है, जबकि पानी इधर सघन माध्यम है और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है, ठीक है ना। अब वहीं पर बात करें अपन, याद रखना, एक तो आपके पास में, याद रखना है, कौन सी वायु? एक आपके पास में है गर्म वायु, है ना। एक कौन सी वायु? गर्म वायु है। और एक आपके पास में कौन सी वायु है? ठंडी वायु है। कौन सी वायु है? ठंडी वायु है, ठीक है ना। तो गर्म वायु जो है वो विरल माध्यम का काम करती है और जो ठंडी वायु है वो, याद रखना है, सघन माध्यम का काम करती है। इसी प्रकार आपके पास में ठंडी रेत है, ठंडी रेत है, और याद रखना है गर्म रेत है। ठंडी रेत है और कौन सी रेत है रे? गर्म रेत है। तो याद रखना ठंडी रेत, याद रखना है ठंडी रेत, तो याद रखना कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और गर्म रेत यानी कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं, याद रखने हैं। दोस्तों याद रख पाओगे ना? अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना है और लिखना है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, या फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, बहुत प्यारी प्यारी चीज मैं आपके सामने परोस रहा हूं और आपको उतने ही प्यार से क्या करना है? इस परोसी गई चीज को, इस परोसी गई कंटेंट को ग्रहण करना है, ताकि आप दुनिया में जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में हर एक प्रश्न की खोपड़ी में क्या करके आओ? छेद करके आओ, ठीक है ना। तो चले आगे। अब देखो दोस्तों, अब आपने क्या क्या पढ़ा कि गुरुजी हमने तो ये पढ़ा कि माध्यम क्या चीज होती है, और हमने ये पढ़ा कि माध्यम के प्रकार कितने होते हैं कणों की उपस्थिति के आधार पर, और गुरुजी हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। तो ठीक है, इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको समझ तो आ रहा है, ठीक है ना, आपको समझ तो आ रहा है, ठीक है ना। चलो, अब कोई भी माध्यम है ना, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। कोई भी माध्यम जो होता है उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं दोस्तों? गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। माध्यम के कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं माध्यम के गुणधर्म, है ना। माध्यम के गुणधर्म, देखो माध्यम के गुणधर्म, माध्यम के गुणधर्म, माध्यम के गुणधर्म, है ना। कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं? देखो, माध्यम के गुणधर्म हो सकते हैं जैसे कि माध्यम की प्रत्यास्थता है, माध्यम की प्रत्यास्थता है। चलो, माध्यम की प्रत्यास्थता होगी, है ना। प्रत्यास्थता को बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है, बोल दिया गुरुजी, है ना। दूसरा जो गुणधर्म होता है ना, वो होता है माध्यम का, याद रखना है, दूसरा जो गुणधर्म होगा माध्यम का वो होगा, याद रखना, ताप। कौन सा होगा? ताप। तीसरा गुणधर्म होता है ना, इसको टेम्परेचर T से लिखते हैं। तीसरा जो गुणधर्म होता है ना वो होता है जड़त्व, और जड़त्व जो है याद रखना है इसे अपन I से लिखते हैं, इनर्शिया, ठीक है। और एक जो गुणधर्म होता है ना उसे अपन कहते हैं, याद रखना है, चौथा जो गुणधर्म होता है उसको अपन कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व।
ये 4 गुणधर्म है प्रमुख रूप से किसके माध्यम के, है ना, डेंसिटी। क्या है ये, डेंसिटी, ठीक है ना, याद रखना क्या है, डेंसिटी। माध्यम के जो गुणधर्म है उसमें से आपकी क्या रहेगा, एक तो डेंसिटी, है ना, क्या रहेगा भाई, डेंसिटी, डेंसिटी। ये माध्यम के गुणधर्म है। पहला गुणधर्म कौन सा है बताओ, प्रत्यास्थता। दूसरा गुणधर्म कौन सा है बताओ, ताप। तीसरा गुणधर्म कौन सा है, इनर्शिया, जड़त्व। और चौथा गुणधर्म क्या है, घनत्व। ठीक है, देखो इधर आपसे कहा जाए कि प्रत्यास्थता क्या होती है, गुरुजी प्रत्यास्थता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता तो सकते हैं, वैसे क्या होती है। देखो इधर ये है आपकी कोई एक रबर की बॉल, क्या है ये, रबर की बॉल है ना, ये है आपकी एक रबर की बॉल, दिखाई दे रही होगी सबको, दे रही है ना, चलो दे रही है तो फिर थोड़ा सा गहरा और कर देते हैं इसको। ये मैंने एक बना दी है रबर की बॉल, ठीक है, बना दी, है ना, और चलो इसको उसी तरीके से बना देते हैं जो अपन शॉप से लेकर के आते हैं। चलो भाई ये बना दी हमने एक बॉल, बॉल भी बन गई है ना, ये इसके अंदर कलर भर दिया है, ये एक बॉल बन गई है। चलो बॉल बना दी, अब गुरुजी इस बॉल का क्या करोगे, खेलेंगे, है ना, इस बॉल के साथ खेलेंगे। कैसे खेलोगे, दाब लगाएंगे, इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, और इसका आकार बदलेंगे, इसका आकार बदलेंगे, देखेंगे कि क्या ये अपनी वापस उसी आकार के अंदर आ सकती है क्या। तो देखो इस पर मैंने लगा दिया दोनों हाथों से, एक तरफ तो इधर से क्या लगा दिया, बल लगा दिया, और एक हाथ से इधर से क्या लगा दिया भाई, बल लगा दिया, है ना, बल लगा दिया। अब आपने बल तो लगाया होगा किसी वस्तु पर, दबाया होगा, और दबाने पर छोड़ते हो तो आपने देखा होगा कि वो वस्तु वापस उसी आकार में आ जाती है, आ जाती है नहीं आ जाती, हाँ, लगाया आपने बल, पता है मुझे, है ना, तो बल लगाया आपने किस पर, बॉल पर बल लगाया। बल लगाने पर देखा कि ये जो बॉल है, इस बॉल का आकार कुछ इस प्रकार से हो गया, बीच में से इस प्रकार से हो गया, इसके आकार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वापिस ये वस्तु अपने आकार में चली गई, वापिस ये वस्तु अपने ही आकार में, वापिस अपने आकार में चली गई। तो इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तो यही तो है प्रत्यास्थता। क्या है ये प्रत्यास्थता, गुरुजी प्रत्यास्थता आप परिभाषा में बताओ। तो मैंने ये कहा कि कोई भी वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाने पर उस वस्तु के आकार में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उस वस्तु के आकार में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। और जैसे ही आपने बाह्य बल हटाया तो वो वस्तु अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर ले, अपने मूल आकार को प्राप्त कर ले। यही गुण उस वस्तु का जो है क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता कहलाती है। यही गुण उस वस्तु की क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। देखो कैसे कह सकते हो आप लिख सकते हो, किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद उसका आकार परिवर्तन हो जाए, उसका आकार परिवर्तन हो जाए तथा बल हटा देने पर वह अपने मूल आकार को प्राप्त कर ले, तो इसे उस पदार्थ की
उस पदार्थ की प्रत्यास्थता कहते हैं, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आया, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा फिर से देखना है, ठीक है। एक बार नहीं तो दोबारा देखोगी तो समझ में आ जाएगा, या फिर पीछे की तरफ खिसका करके वीडियो को, है ना, और देख लेना। खिसकाना मतलब स्किप कर लेना, वैसे नहीं खिसकाना है ना, याद रखना। आगे देखो, आगे अपन बात करें दूसरा जो है उसकी अपन बात करें तो दूसरा गुणधर्म आ जाता है आपका कौन सा, याद रखना है। चलो घनत्व की बात करें या ताप की बात करें। ताप तो सीधी सी बात है, माध्यम होगा तो उसका कुछ ना कुछ ताप होगा। जड़त्व की बात कर लेते हैं अपन, चलो जड़त्व की बात करते हैं अपन। जड़त्व क्या है? जड़त्व भी पदार्थ का एक गुणधर्म है। क्या है भी? जड़त्व क्या है? तो याद रखना, जड़त्व भी एक पदार्थ का क्या है? इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया, ठीक है ना। जड़त्व भी पदार्थ का क्या है? एक गुणधर्म है ना। कैसे? मैं ये कहूं कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, बल अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि इस वस्तु को आपको यहां से उठाना था और यहां तक खिसकाना था। आपने इस पर बल लगाया। क्यों बल लगाया? क्योंकि इस वस्तु को आपको विस्थापन करना था, विस्थापित करना था इस वस्तु को, लेकिन यह वस्तु आपके फोर्स से विस्थापित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस वस्तु के अंदर एक गुण है और उस गुण को अपन कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व ने अवस्था परिवर्तन का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। स्थिति परिवर्तन का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। यही गुण उसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। मतलब आपने किसी वस्तु पर बल अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया आपने बल? क्योंकि आप उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित करना चाहते थे, उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित करना चाहते थे, उस वस्तु की जगह परिवर्तित करना चाहते थे आप। लेकिन उसमें जड़त्व का मान इतना अधिक है कि वो वस्तु वहां से टस से मस नहीं हुई, हिली भी नहीं, है ना। इसी गुण को अपन कहते हैं जड़त्व। तो जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, ठीक है ना। जड़त्व का जो निर्माण है, जड़त्व की उत्पत्ति है, वो उस वस्तु के द्रव्यमान से होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। मैं ये कहूं कि आपके पास में एक तो साइकिल है, एक तो क्या है? साइकिल है, और एक आपके पास में ट्रक है। दोनों का जड़त्व किसका अधिक होगा? तो आप कहोगे गुरुजी ट्रक का अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान क्या है? ट्रक का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है? वो अधिक है। जबकि साइकिल का द्रव्यमान क्या है भाई? साइकिल का द्रव्यमान क्या है भाई? कम है। साइकिल का द्रव्यमान क्या है? साइकिल का द्रव्यमान कम है, जबकि ट्रक का द्रव्यमान क्या है? अधिक है। इसलिए ट्रक का जो आपका जड़त्व होगा वो अधिक होगा और साइकिल का जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा। जिस वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होता है वो वस्तु स्थिति परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन का विरोध उतनी मात्रा में अधिक करता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान या जड़त्व कम है तो याद रखना वो वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध उतना ही क्या करती है? कम करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध उतना ही क्या करती है? कम करती है। इसलिए साइकिल को रोकने के लिए अपन ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स भी हम क्या करते हैं? कम अप्लाई करते हैं। जबकि ट्रक को रोकने के लिए जब अपन क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो याद रखना है, ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो अपन फोर्स भी क्या करते हैं? अधिक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अधिक अप्लाई करते हैं। तो जड़त्व के बारे में क्या लिखोगे? जड़त्व के बारे में आप लिखोगे कि वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति परिवर्तन का, उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे। स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे तो हम उसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। तो याद रखना है, जड़त्व की उत्पत्ति जो है, जड़त्व की उत्पत्ति कहां से होती है? जड़त्व की उत्पत्ति याद रखना है द्रव्यमान से होती है।
द्रव्यमान से होती है। कहां से होती है दोस्तों? द्रव्यमान से होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा रे, तो याद रखना है आपको, उसका जड़त्व भी क्या होगा, जड़त्व भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और द्रव्यमान यदि क्या होगा, कम होगा, तो याद रखना है जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, है ना। तो ये था जड़त्व, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि घनत्व के बारे में अपन थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो घनत्व, घनत्व क्या है, ठीक है। घनत्व याद रखना है, कोई भी वस्तु है उसका जो आयतन है, इकाई आयतन है, उस इकाई आयतन में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एक बोतल है पानी की, इसका कुछ न कुछ आयतन है, उस आयतन में पानी के कितने कण मौजूद है वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास में ऐसा कोई एक गोलाकार क्या है, गोलाकार एक पदार्थ है ना, एक बर्तन है, और उस बर्तन में आपने क्या डाल रखे हैं, चने डाल रखे हैं। क्या डाल रखे हैं, चने डाल रखे हैं। इस चने, है ना, ये कितने चने इसके अंदर है वो ही इस वस्तु का, है ना, क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। वही चनों का क्या हो जाएगा भी, घनत्व हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या उस वस्तु का क्या कहलाता है, संख्या, याद रखना है, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है भाई, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है, का घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों ये था माध्यम के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, और आपने पढ़ी है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। माध्यम क्या होता है, ठीक है, माध्यम के कुछ गुणधर्म हैं वो आपने पढ़े हैं, है ना, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर आप क्लास के साथ में बने रहोगे। इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा। तो टाइमिंग आपको याद रखनी है ना, 6 से 7 बजे ये क्लास रेगुलर आएगी यूट्यूब पर, है ना। और फिजिक्स को अपन क्या करेंगे भी, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, याद रखना है। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्जाम से संबंधित नहीं होगी, है ना। और बिल्कुल भी अपन बकवासबाजी नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है ना। तो कल अपन पढ़ेंगे तरंग क्या होती है इसके बारे में। आज हमने जाना है माध्यम क्या चीज है उसके बारे में। अब अपन तरंग को विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम प्रत्येक तरंग के बारे में अपन पढ़ लेंगे तो हमारा जो टॉपिक वो रहेगा प्रकाश और ध्वनि, है ना। तो लेवल तो सबको पता है अपन कहां तक लेकर के चलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ठीक है। कंटेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है, या फिर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है, ताकि हम आपके समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर सकें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।